बच्चों आज हम सेकेंड वीडियो में, पहली वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास का जो डेरिवेशन था वो निकालना सीखा था। एक बार दोबारा से उसको देख लें। क्या था उसमें कि अगर हमारे पास फिलहाल अगर मैं दो ही पार्टिकल की बात करूं तो कुछ इस तरह से आता था। एक पार्टिकल m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1, फिर एक पार्टिकल है यहाँ m2, ये माना इनकी लाइन जॉइनिंग है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 है, और ये माना इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास cm। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर RCM है। तो RCM का जो फॉर्मूला था वो हमने निकाला था कल। क्या आया था, m1 पोजीशन वेक्टर r1, m2 पोजीशन वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको और अगर जनरलाइज करें तो क्या आता है, RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू सोन, अगर ये n पार्टिकल हो जाए तो mn rn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन mn तक हो गया। ठीक है, अब अगर हम, जैसे कि मैंने कहा था, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके अक्रॉस बॉडी एक सिंगल बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करता है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जैसे पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगेगा तो हम मान सकते हैं कि पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड है। यानी पूरा सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड है, केंद्रित है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा तो ये माना जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो फोर्स लग रहा है जहाँ पर उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हमने सेंटर्ड मान लिया है। तो अब अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी RCM अपॉन dt, तो ये क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है नी। तो अब अगर इसको आगे देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मास तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो ज़रूरत नहीं करने की। क्या हो जाएगा, m1 डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt अप टू सो ऑन mn drn अपॉन dt, और नीचे इनका टोटल मास हो गया अप टू सो ऑन mn। ठीक, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, वो क्या आ गई, m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सो ऑन mn vn। ये अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटीज़ हैं। तो उन वेलोसिटीज़ के का ही जब हम वेक्टर सम कर रहे हैं कुछ इन m1 के मल्टीप्लाई करके, तो उसी से हमें क्या मिल रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी आ रहा है। तो ये mn आ गया। ठीक, अब सेम प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसी का डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो जो VCM आया था m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सो ऑन mn vn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन m1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dVCM अपॉन dt, ये आ गया ACM, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये m1 dV1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt अप टू सो ऑन mn dVn अपॉन dt डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन mn। तो यह आ गया m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू सो ऑन mn an अपॉन m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन mn। तो यह आ गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों इसी में हम आगे देखते हैं कि इन्हीं जो हम सेंटर ऑफ मास हमने अभी r की फॉर्म में निकाला था, अब इनको x y z और कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे आपको पता है, जैसे हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है, किसी का r है। ठीक, इसको हम अगर हम 2D में कहें तो x और y में हम रिजॉल्व करते थे। ठीक है ना, एक्स आई लिखते थे ना, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर 3D में जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि z भी आ जाता, एक्स आई कैप वाई जे कैप और z के कैप। तो इसी से इसको रिलेट करते हैं। इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखो
फिलहाल इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिख दें, जनरल फॉर्म क्या बनती है, जो हमारा होता है उसको हमें इस फॉर्म में लिख देते हैं, सिग्मा आई इक्वल 1 to n एम आई आर आई और डिवाइडेड बाय जो सिग्मा एम आई। इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि माना कि सारे पार्टिकल का मास जोड़ के लेट कैपिटल एम आता है, थोड़ा हमारी कैलकुलेशन की सुविधा हो जाएगी। तो ये बन गया आई इक्वल 1 to n एम आई। अब हम इस आर आई को क्या लिख सकते हैं, अगर ये R1 हो तो इसको क्या लिखेंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है ना। और अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दूँ, यहाँ 2 आ जाएगा तो x2 प्लस y2j प्लस z2k, और जनरलाइज करा जाए तो xi i कैप, yi j कैप और zi k कैप, ठीक है नी। तो वही प्रोसेस यहाँ कर लें, इसको लिख दिया xi i कैप, yi j कैप, zi k कैप और होल डिवाइडेड बाई m। तो ये RCM क्या आ गया, अगर इसको हम ब्रेक कर लें, i इक्वल 1 to n एम आई एक्स आई आई कैप, एम आई वाई आई जे कैप, एम आई जेड आई के कैप और डिवाइडेड बाई m। अब इसी तरह से इस RCM को भी ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करके क्या करें, देखो अभी तो इसको RCM में लिखते हैं, अब इस RCM की जगह लिख देते हैं, इसकी भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, XCM आई कैप, YCM जेड कैप जे कैप और ZCM के कैप, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर RCM जो ये भी x, y और z 3 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो इज इक्वल टू आई इक्वल 1 to n एम आई एक्स आई आई कैप, एम आई वाई आई जे कैप और एम आई जेड आई के कैप होल डिवाइडेड बाई m। अब जरा अगर इसका कंपैरिजन कर लें तो आप कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करके आपको क्या मिल सकता है, देखो x वाले पहले i वाले का कंपैरिजन करें तो क्या मिलेगा, XCM इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल 1 to n एम आई एक्स आई अपॉन m, ठीक है ना। इसी तरह से z, जब जे कैप वाले का कंपेयर करेंगे तो YCM मिलेगा, तो जो YCM कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गया, इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल 1 to n एम आई वाई आई और होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M। सिमिलरली जेड का कंपैरिजन करेंगे तो जो ZCM है वो क्या मिल गया, सिग्मा आई इक्वल 1 to n एम आई जेड आई होल डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके क्लियर हुआ होगा। इसके आगे एक लास्ट और इसी में उसको देखते हैं। तो बच्चों इसी को अब हम आगे देखें, XCM को आप और एक्सपेंड करके क्या लिख सकते, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आई की जगह 1 रखा तो m सिग्मा को अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या बनता है, m1 x1, फिर 2 रखेंगे m2 x2। इसी तरह से मान लिया ये n पार्टिकल हो जाए तो mn xn अपॉन जो नीचे m था उसका अर्थ मैंने आपको बताया था m1 प्लस m2 से लेके क्या थे वो सारे के सारे पार्टिकल्स का सम था। इसी तरह से YCM करेंगे तो m1 y1 m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। सिमिलरली ZCM क्या बन जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 इज इक्वल टू mn zn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन mn, ठीक है। तो बच्चों इसी में अगर हम किसी रिजिड बॉडी का निकालें, जैसे मान लिया कि इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ जैसे सर्कुलर रिंग है या डिस्क है और कुछ ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तो उनके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे उसके लिए एक रिजिड बॉडी के लिए एक फार्मूला और है जिसको हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, कुछ नहीं, सिग्मा कर, जैसे मैंने बताया था कि सिग्मा एक्चुअली में इंटीग्रेशन का ही रूप है, यानी कि सम करना ही है, ठीक है ना। तो आप XCM को ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आपका फॉर्मूला क्या था, कुछ ऊपर इस तरह का आ रहा था, सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई आ रहा था, जिसको आप लोग क्या लिख ले रहे थे, कैपिटल M मान ले रहे थे या सारे मासेस का ऐड कर लेते थे।
इसको क्या लिख लेंगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स डी एम, क्योंकि पार्टिकल्स जुड़ते जा रहे हैं, अपॉन नीचे सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, एक छोटे पार्टिकल को हमने डी एम मान लिया, तो ऐसे हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स होंगे, रिजिड बॉडी होगी जिसमें पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक ऐसी बॉडी जिसमें मास एक पॉइंट में ना होकर क्या है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे आप सिंपल डिस्क देख लो, जिसको हम घरों में देखते हैं ना डिस्क हमारी, तो उसमें एक छोटा सा पार्टिकल आपने मान लिया डी एम, और उसकी बात हो रही फिर ये। इसी तरह से इसके लिए वाई सी एम जो बनेगा वो बन जाएगा वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, जेड सी एम इज इक्वल टू जेड डी एम अपॉन डी एम। तो जो सेंटर ऑफ मास निकालना है इसके बाद जो टॉपिक है वो एक एडिशनल टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन हम लोग कुछ निकाल के देख लेंगे, अदरवाइज आपके सिलेबस का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।